ओके, तो नाउ 1 मिनट, अब ये इन हटाऊँ, हाँ। तो अब फोर्थ क्वेश्चन करें, देखिए। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। मोर रिप्रेजेंटेटिव दैन द लेफ्ट फ्रॉम अ नॉन पार्लियामेंट्री सिस्टम इन एज मच एज द फॉर्मर इज, इट इज़ वाइडली बिलीव दैट द पार्लियामेंट्री सिस्टम डिफर्स। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। यहाँ ये भी हम लोग ऑप्शन से ही करेंगे। ओके, यहाँ पर इन आ रहा है तो ऑफकोर्स ये तो होगा नहीं। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा एस वाला, इट इज़ वाइडली बिलीव्ड दैट द पार्लियामेंट्री सिस्टम डिफर्स। अब डिफर्स आ रहा है तो किसी से तो डिफरेंट होगा, किसी से तो डिफर होगा, तो इसीलिए वी विल गो विथ डिफर फ्रॉम अ नॉन पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, द पार्लियामेंट्री सिस्टम डिफर्स फ्रॉम अ नॉन पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो इसीलिए एस आ गया ऑर्डर में, नेक्स्ट आ गया क्यू। अब एस क्यू कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। Try next question. Crush is the spirit behind the service. It stands the person offering the same an exhibition or for fear of public opinion when service is done for. Try to solve this question. Okay, तो यहाँ पर भी we have फर्स्ट ऑर्डर में दो चॉइसेस है, एस या आर। तो एग्जीबिशन और फॉर फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, तो ऑफ कोर्स ये तो स्ट्रक्चर में ठीक लग नहीं रहा है, दैट इज वाई वी विल गो विथ द एस वन। व्हेन सर्विस इज डन फॉर, अब हमारा एंड हो रहा है सेंटेंस फॉर पर, तो फॉर के आगे क्या आएगा? तो फॉर क्रशेज द स्पिरिट, तो नहीं, सर्विस क्रश करने के लिए क्यों ही होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद वी विल हैव फॉर इट, तो फॉर के बाद इट, ये भी नहीं जा रहा है ऑफ कोर्स, दो, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। देन वी विल गो फॉर एग्जीबिशन, तो एस के बाद हमारा आ रहा है आर। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन में आर आ रहा है? डी में, तो एस आर, वी विल चूज दी ऑप्शन नंबर डी। ओके, see next question now. Many of the people who had come to the auditorium was overcrowded, could not find a seat because participate in the function. Try to solve this question now. Okay, तो यहाँ पर हमारे पास तीन चॉइसेस है फर्स्ट पार्ट के लिए, P Q S, तो पार्टिसिपेट इन द फंक्शन, और P many of the people who had come to, okay, and Q is the auditorium was overcrowded। तो मैंने स्टार्टिंग में भी एक बात कहा था कि जब हम लोग सेंटेंस को का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम लोग आइडिया को भी देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस का आइडिया पार्ट में निकल करके आ रहा है, तो इसमें से कौन से पार्ट में सेंटेंस का आइडिया निकल करके आ रहा है। ट्राई टू रीड इट अगेन। एग्जैक्टली, तो द ऑडिटोरियम वॉज ओवर क्राउडेड, तो क्यू का एक ही ऑप्शन था, तो वी विल गो विथ ऑप्शन सी। ओके, lay outside her existing life, she knew that the answer somewhere in the back of her mind to her questions about life. So here also we have two choices for the first part, Q या R. She knew that the answer or somewhere in the back of her mind. तो स्टार्टिंग में कौन सा सेंटेंस लग रहा है जिससे हम लोग को आइडिया पता चल रहा है पूरे सेंटेंस का? हाँ, समवेयर इन द बैक ऑफ हर माइंड, तो फर्स्ट पार्ट हो गया आर, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। फिर हम लोगों के पास दो चॉइसेस है सेकंड के लिए, विच इज पी और ओ, तो ले आउटसाइड हर एक्सिस्टिंग लाइफ और टू हर क्वेश्चंस अबाउट लाइफ, तो जहाँ पर ये एंड हो रहा है उसके आगे कंटिन्यू करके देखना है, समवेयर इन द बैक ऑफ हर माइंड टू हर क्वेश्चंस अबाउट लाइफ और
ले आउटसाइड हर एक्सिस्टिंग लाइफ, कौन सा जा रहा है? ये यहाँ पर ऑप्शन मिस टाइप हुआ है, ये ओ नहीं है, ये क्यू है। ये क्यू है। ओके, तो अब ट्राई करो इसको इधर से। आर इज समवेयर इन द बैक ऑफ हर माइंड, शी न्यू दैट द आंसर, और समवेयर इन द बैक ऑफ हर माइंड ले आउटसाइड हर एक्सिस्टिंग लाइफ। तो माइंड के बाद ले ज्यादा ठीक लग रहा है, या बैक ऑफ हर माइंड शी न्यू दैट द आंसर? तो ऑफ कोर्स ये ज्यादा सही स्ट्रक्चर लग रहा है कि समवेयर इन द बैक ऑफ हर माइंड शी न्यू दैट द आंसर। ओके, तो इसीलिए वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर डी। ये क्या हो रहा है? तो we will go with the option number D. Okay, somewhere in the back of her mind she knew that the answer to her question about life lay outside her existing life. Okay, so we will go with RQSP. D. Next question. Works of literature, sorry. Inside the pages of All Good lies the truth about some of the more challenging questions posed by humanity. Okay, so here we have three options for the part 1, which are P, Q, Q, R. ठीक है, P, Q, Q, then R. तो S तो है नहीं, ठीक है, yes, नहीं, ट्राई कौन सा फर्स्ट पार्ट हो सकता है? रिमेंबर इट कि हम लोग जब भी सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो स्टार्टिंग में हम लोग आइडिया को रखते हैं माइंड में कि हाँ ये वाला जो सेंटेंस है इससे हम इसका फर्स्ट पार्ट हमको सेंटेंस का आइडिया दे रहा है। ठीक है, हाँ, इनसाइड द पेजेस ऑफ ऑल गुड, तो वी विल गो विथ Q एज द फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में यहाँ पर क्योंकि Q के दो ही ऑप्शन थे तो सेकेंड पार्ट विल बी बी, P, इनसाइड द पेजेस ऑफ ऑल गुड वर्क्स ऑफ लिटरेचर। वर्क्स ऑफ लिटरेचर, उसके बाद हमारे पास दो चॉइसेस है R और S। वर्क्स ऑफ लिटरेचर लाइज द ट्रूथ अबाउट सम ऑफ, ऑफकोर्स अब ऑफ से तो एंड होगा नहीं, इसीलिए R जो है वो थर्ड पार्ट होगा और S जो है वो फोर्थ पार्ट होगा। तो Q, P, R, S, we will go with option number B. Okay, let's try 9th question. To address continuing social inequality for every stride of progress any nation takes on account of its economic success, it takes to back if it is unable. Okay, here also we are having 3 choices for the part 1. ठीक है, ठीक है, तो वही आइडिया को दिमाग में रखना है। तो ये सेंटेंस का आइडिया कहाँ से निकल करके आ रहा है? टेक्स ऑन अकाउंट ऑफ इट्स इकोनॉमिक सक्सेसेस। इकोनॉमिक सक्सेसेस के अकाउंट के बारे में ये पूरा सेंटेंस आगे है, तो वी आर गेटिंग द आइडिया ऑफ द सेंटेंस थ्रू दिस पार्ट। तो वी विल चूज आर एज द फर्स्ट पार्ट, फिर आगे हम लोग देखेंगे। तो इकोनॉमिक सक्सेस, अब हम लोगों के पास आर के 2 ही ऑप्शन है जिसमें सेकंड नंबर पर पी है, तो ये सेकंड पार्ट हो गया। ये टेक्स ऑन अकाउंट ऑफ इट्स इकोनॉमिक सक्सेस टू एड्रेस कंटिन्यूइंग सोशल इनइक्वालिटी। अब इन दोनों में से हमको चूज करना है, तो इनइक्वालिटी फॉर एवरी स्ट्राइड ऑफ प्रोग्रेस एनी नेशन और इनइक्वालिटी टू टेक्स टू बैक इफ इट इज अनेबल। तो इनमें से कौन सा ज़्यादा सुटेबल लग रहा है?
पढ़ने पर अपने आप ही स्ट्रक्चर हम लोग के दिमाग में फॉर्म हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है एग्जाम का जिसमें हम लोग को हमारा लॉजिक लगाना ही है। यहाँ पर सिर्फ ग्रामर रूल्स ही नहीं चलेंगे, सिर्फ ग्रामर रूल्स ही नहीं चलेंगे, बल्कि हम लोग को हमारा लॉजिक वगैरह सब लगाना है, और थोड़ी थोड़ी गट फीलिंग्स भी। एग्जैक्टली तो यहाँ पर के बाद इट इज़ गोइंग टू एड्रेस कंटिन्यूइंग सोशल इनइक्वालिटी, इट टेक्स टू बैक if it is unable for every strike to progress any nation। यहाँ पे okay, तो we will choose the option number C। Okay, let's see this question। An intangible asset over a set period of time is expected to periodically lower amortization is an accounting technique, the book value of a loan। Okay, try to solve this question। Yes, so here we have two choices, R और S। तो amortization is an accounting technique, ये वाला फर्स्ट पर आ सकता है, या द बुक वैल्यू ऑफ अ लोन, या ये आ सकता है। एग्जैक्टली, द बुक वैल्यू ऑफ अ लोन से हम लोगों को एक आइडिया मिल रहा है, देन वी विल गो विथ एस, वी विल गो विथ आर। ओके, द बुक वैल्यू ऑफ अ लोन amortization in an accounting technique। ओके, अब इसके आगे इट इज़ वेरी इजी, ट्राई टू सॉल्व इट। Yes, technique, an intangible asset over a set period of time is expected to periodically lower। Okay, so yes, we will choose option P, then Q। The sequence will go like S, R, P, Q. It is option number A। Okay, try next question now। Good quality elementary education confirming as a fundamental right of all। Then यहाँ पर भी फर्स्ट पार्ट के लिए हम लोग के पास तीन चॉइसेस है, Q, R एंड S। अब R क्या है, द राइट टू एजुकेशन एक्ट मैंडेट्स टू, तो टू द, तो ये तो इनकम्प्लीट सा दिख रहा है, तो ऑफकोर्स ये वाला तो होगा नहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया। अब एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रेन, ये हो सकता है, बट स्टिल हम लोग के पास ये वाला ऑप्शन है, एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ अ चिल्ड्रन टू द स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स स्पेसिफाइड इन द एक्ट, तो ये भी नहीं हो पा रहा है, इसीलिए वी विल गो विद दी आर एज दी फर्स्ट पार्ट। ओके, देन वी विल read the remaining choices and try to form this complete sentence। okay, तो the right to education act mandates, अब हम लोग के पास R के पास दो choices है, P and Q। the right to education act mandates good quality elementary। as तो आएगा नहीं, of course वो comparison के लिए, या similarity ये आता है। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट मैंडेट्स गुड क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन, तो वी विल गो विथ पी। तो अब आर और पी कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर भी फर्स्ट पार्ट के लिए दो चॉइसेस है, P एंड Q। अब P क्या है हमारा, द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स इन द माइंड, और Q क्या है, म्यूजिक नॉट ओनली रिलीव्स द बर्डन। ठीक है, तो हियर
हम लोगों को पता है कि स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, ये हम लोग को पता है। तो यहाँ पर म्यूज़िक नॉट ओनली रिलीव्स अ बर्डन, यहाँ पर बात पूरी म्यूज़िक की हो रही है, तो ऑफ कोर्स वी विल कट द ऑप्शन पी। तो ये दोनों कैंसिल करके हम लोग क्यू को ऐसा फर्स्ट पार्ट चूज करेंगे, देन वी विल कंप्लीट द रिमेनिंग सेक्शन। तो क्यू के हमारे पास दो ऑप्शंस बचे हैं, म्यूजिक नॉट ओनली रिलीव्स द बर्डन ऑन चिल्ड्रन एंड द यंग, और या फिर म्यूजिक नॉट ओनली रिलीव्स द बर्डन द कॉन्फ्लिक्ट्स, तो ऑफ कोर्स द कॉन्फ्लिक्ट्स इनकम्प्लीट सा लग ही रहा है, ओके, तो वी विल गो विथ आर। तो म्यूजिक नॉट ओनली रिलीव्स द बर्डन ऑन चिल्ड्रन एंड द यंग, तो क्यू के बाद वी विल गो विथ आर। तो अब क्यू के बाद आर ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। Okay, but it is virtually covered by a dome-shaped Antarctica is a continent nearly twice as large as Australia, ice sheet nearly 2 miles thick। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा easy है, पढ़ने से ही हम लोगों को पता चल रहा है कि कौन सा फर्स्ट पार्ट होगा। Try to solve it, it is very easy question। हाँ, तो आई शीट नियरली 2 miles थिक, ऑफ कोर्स क्या आई शील्ड एंड ऑल, तो आइडिया को हम लोग को दिमाग में रखना है का कि हाँ सेंटेंस का जो आइडिया है वो उसके स्टार्टिंग में हम लोग को पता चल रहा है, तो इसीलिए वी विल कट दी बी एंड डी ऑप्शंस, बिकॉज आइस शीट नियरली 2 miles थिक अंटार्कटिका इज अ कॉन्टिनेंट, ये फिर बीच में नहीं आता, इसीलिए हम लोग को क्यू पार्ट को फर्स्ट पर रखना है, थ्रू दैट वी विल गेट द स्ट्रक्चर एंड द आइडिया ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। तो हमारा क्यू जो है वो फर्स्ट पर आ गया। देन हमारे पास क्यू के बाद दो चॉइसेस है आर और एस, तो अंटार्कटिका इज अ कॉन्टिनेंट, तो आर अगर हम रखेंगे तो अंटार्कटिका इज अ कॉन्टिनेंट नियरली ट्वाइस एज लार्ज एज ऑस्ट्रेलिया, या फिर अंटार्कटिका इज अ कॉन्टिनेंट आइस शीट नियरली 2 miles, तो ऑफ कोर्स आइस शीट नियरली 2 miles थिक वो इनकम्प्लीट सा लग रहा है ना कॉन्टिनेंट के बाद आइस शीट, इसीलिए वी विल चूज दी R1। तो क्यू के बाद वी विल गो विथ आर पार्ट, अंटार्कटिका इज अ कॉन्टिनेंट नियरली ट्वाइस एज लार्ज एज ऑस्ट्रेलिया, तो इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए पर जाएंगे, ठीक है। The global economic weight from the advanced economics that there was a major shift in and central bank in recognition of the fact the G20 was formed in 1999 as a forum of finance minister। yes, यहाँ पर भी हम लोग के पास तीन choices है S, P and Q। तो the G20 was formed in 1999 as a forum of finance minister, या P the global economic weight from the advanced economic, या फिर Q that there was a major shift। तो इसमें से कौन सा फर्स्ट पार्ट लग रहा है, ट्राई टू सॉल्व इट। 14th का डी, यस, तो दैट वाला ये वाला तो कैंसिल हो ही जाएगा क्योंकि Q से ये नहीं लग रहा है। द इकोनॉमिक वेट फ्रॉम द एडवांस्ड इकोनॉमी, तो ये भी बहुत इनकम्प्लीट सा स्टार्ट लग रहा है, दैट इज वाई वी विल चूज फर्स्ट पार्ट एस, ठीक है। अब द G20 वॉज फॉर्म्ड इन 1999 एज अ फोरम ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स। अब फाइनेंस मिनिस्टर्स के बाद हमारे पास दो चॉइसेस है आर और पी, तो फाइनेंस मिनिस्टर्स द ग्लोबल इकोनॉमिक वेट, या फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर। तो फाइनेंस मिनिस्टर्स के बाद एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर
ही सूट हो रहा है, दैट इज वाई वी विल गो विथ एस आर। तो फर्स्ट पार्ट एस हो गया, सेकेंड पार्ट आर हो गया, और ये हमारा है ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, ट्राई टू डू इट। ये भी बहुत इजी है। फ्रॉम द बाय सीइंग द क्वेश्चन इटसेल्फ हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, क्योंकि इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट, ये जो स्टार्ट इसका यहाँ पर दिया हुआ है उससे हम लोगों को क्लियरली आइडिया मिल रहा है हर चीज़ का। ओके, इंडियाज़ प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड टू मेनी नेशंस। बेटा पढ़ करके देख लो कहाँ फिट हो रहा है वो। लो यहाँ पर इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग एंड द सेकेंड लार्जेस्ट aquaculture nation in the world and India's products are exported to many nations। अब India's products are exported to many nations, तो उसे तुम अगर स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर तुम लोगों का जो स्ट्रक्चर है वो ठीक से बैठेगा ही नहीं, इसीलिए वी विल गो विद दिस ऑप्शन एंड ये वाला फर्स्ट आंसर होगा। ओके ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Include basic freedom, the fundamental rights are guaranteed to the individual basic rights and, तो यहाँ पर भी तीन हम लोग के पास चॉइसेस है क्यू एस आर। तो क्यू क्या है, द फंडामेंटल राइट्स आर, ठीक है ये हो सकता है द बेसिक राइट्स एंड। ट्राई टू सॉल्व इट करो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। The fundamental, yes, the fundamental rights are basic rights and include basic freedoms guaranteed to the individual. This is what you are telling? Huh? Are you sure about it? This will be first, second, third, fourth। पढ़ के देखो। The fundamental rights are basic rights and include basic freedoms guaranteed to the individual। Okay? The next question। फॉर मैनी मिलेनिया बीन इन दी मेकिंग। अब ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ऑप्शन से ही तुम लोग कर लोगे। ट्राई टू डू एज पॉसिबल। अब ये फोर बीन, तो ये तो वैसे ही कट हो गए, ये ऑफ बचा ये दो ऑप्शंस। तो द इंडियन नेशन इज द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट बीन इन मेकिंग तो होगा नहीं, ऑफ कोर्स प्रोडक्ट बीन इन मेकिंग नहीं होगा, प्रोडक्ट ऑफ अ हिस्टोरिकल प्रोसेस यही होना है, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, बहुत ही इजी है। An approach that was imbued for its people, the start of with a new vision, India's independence represented। ये भी बहुत इजी है, तुम लोगों को देख करके इसका आइडिया बहुत इजीली लग जाना है। ऑफ कोर्स विथ वाला ये वाला नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। फोर ये वाला भी इससे भी स्टार्ट नहीं होगा, तो ये वाला भी हो गया। इससे इन दोनों में से कोई सा हो सकता है, तो इंडियाज इंडिपेंडेंस रिप्रेजेंटेड। सेकंड पर पी दिया हुआ है यहाँ पर, सेकंड पर पी दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर क्यू दिया हुआ है, तो दोनों को रीड करके देखो। इंडियाज इंडिपेंडेंस रिप्रेजेंटेड फॉर इट्स पीपल द स्टार्ट ऑफ, या इंडियाज रिप्रेजेंटेड एंड पोच दैट वाज इम्ब्यूड। बताओ।
रिप्रेजेंटेड फॉर इट्स पीपल, तो एग्जैक्टली यही जा रहा है, इंडियाज इंडिपेंडेंस रिप्रेजेंटेड फॉर इट्स पीपल द स्टार्ट ऑफ, तो वी विल गो एज, देन वी विल चूज क्यू, तो क्यू अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, तो वी विल चूज ऑप्शन नंबर ए. Science and mathematics exhibition for a discussion to be, all students have been instructed. तो स्टार्टिंग देख करके ही, ये स्टार्टिंग देख करके ही समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट वाला कौन सा है. तीन चॉइसेस यहाँ पर एस, आर एंड क्यू, तो आर टू बी, तो आर वाला तो ये होगा नहीं, क्यू तो 4, ये भी इससे भी स्टार्ट नहीं होगा, बचे दो ऑप्शंस एस, तो ऑल स्टूडेंट्स हैव बीन इंस्ट्रक्टेड, तो अब इंस्ट्रक्टेड के आगे क्या आ सकता है, आर और क्यू में से देखो, इंस्ट्रक्टेड टू बी प्रेजेंट बिफोर द प्रिंसिपल और इंस्ट्रक्टेड साइंस एंड मैथमेटिक्स एग्जीबिशन, तो इंस्ट्रक्टेड क्या इंस्ट्रक्ट किया है, क्या करने को इंस्ट्रक्ट किया है, तो ऑफकोर्स आर आएगा और ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा. Two bowlers and 2 batsmen respectively to the new team with the selection of another player the team now has. ये भी स्टार्टिंग देख करके बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट पार्ट कौन सा है, आइडिया भी पता चल जाएगा कि हाँ पूरा जो सेंटेंस है उसका आइडिया इस पार्ट से निकल करके आ रहा है. बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये भी. ओके तो टू द न्यू टीम, तो टू द न्यू टीम से ऐसा कोई आइडिया निकल करके तुम लोगों का नहीं आ रहा है, तो ये क्यू वाले जो ऑप्शन से ये गलत हो जाएंगे. देन एस और आर वन, द टीम नाउ हैज़, तो एस के बाद क्या है, द टीम नाउ हैज़ टू द न्यू टीम, तो ये द टीम नाउ हैज़ के आगे टू द न्यू टीम, ये तो बहुत ही ज़्यादा इनकम्प्लीट सा सेंटेंस है, तो ये एस वाला भी कैंसिल हो जाएगा. एंड वी विल गो विद दिस ऑप्शन, रिमेनिंग ऑप्शन, विद द सिलेक्शन ऑफ द अनदर प्लेयर टू द न्यू टीम द टीम नाउ हैज़ 2 bowlers and 2 batsmen respectively, तो ऐसे पूरा की पूरा सेंटेंस जो है कंप्लीट हो गया. दिस विल बी द, ये फर्स्ट पार्ट, देन ये सेकंड पार्ट हमारा, ये थर्ड पार्ट एंड ये फोर्थ पार्ट, ऐसे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो गया. ओके So we will cover the next topic in next class. This is all for today. Best of luck to you all. Try hard, work hard and clear your exam. Yes, of course we will not win immediately, but definitely. So keep working hard. Thank you.